हाँ, तो लास्ट लेक्चर तक हमने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर का वहीं से स्टार्ट करते हैं कि रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे लिंक रिएक्शन। तो रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में मेनली 3 स्टेप्स हैं। 3 स्टेप्स ऐसे हैं जो इरिवर्सिबल हैं। जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो ही इम्पोर्टेंट है, उसी के एंजाइम्स भी इम्पोर्टेंट हैं, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो याद रखने के लिए एक तो सबसे बढ़िया है कि आपको याद होगा कि 4 टोटल काइनेज एंजाइम्स थे टोटल, लेकिन उसमें से 3 काइनेज एंजाइम्स का इरिवर्सिबल रिएक्शन है। फर्स्ट हेक्सोकाइनेज, और हेक्सोकाइनेज या फिर ग्लूकोकाइनेज सेम ही चीज़ है। दूसरा जो पाइरुवेट काइनेज था, ये हेक्सोकाइनेज फर्स्ट जो स्टेप था जिसमें ग्लूकोज से ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा था, ये उसी समय का था हेक्सोकाइनेज। दूसरा पाइरुवेट काइनेज जो हमने बोला, ये लास्ट रिएक्शन था। ये बिल्कुल याद होगा, पेप से जो पेप से पाइरुवेट बनता है वहाँ ये लास्ट रिएक्शन में काम आ रहा था, तभी पाइरुवेट काइनेज नाम है इसका। ठीक है। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम है इसमें रेगुलेशन में, वो है PFK, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, PFK। ये कहाँ यूज हो रहा था? तो ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, उसमें काम आ रहा था। 1,6 बिस फॉस्फेट। तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज अगर मेजर बोला जाए, एक ही एंजाइम पूछा जाए कौन है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम, तो वो है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। बट 3 इरिवर्सिबल रिएक्शन है, और तीनों के ये जो हैं एंजाइम्स, ये तीनों ही रेगुलेशन में काम आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कुछ अलग बात डिटेल देख लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस की। वो है एक, अगर एनारोबिक कंडीशन है, अगर एनारोबिक कंडीशन है तो एनारोबिक कंडीशन में पाइरुवेट बन जाएगा लैक्टेट। तो लैक्टेट मींस लैक्टिक एसिड, इससे एसिडिक कंडीशन बन जाता है, इसको बोलते हैं लैक्टेट एसिडोसिस और लैक्टिक एसिडोसिस। लैक्टिक एसिडोसिस कब कब हो सकता है? लैक्टिक एसिडोसिस एक तो एक्सरसाइज, लेकिन ये हेवी एक्सरसाइज, फॉर एग्जांपल मैराथन रेस, इस टाइप की एक्सरसाइज में, या फिर जिम वगैरह इस टाइप की एक्सरसाइज में, जो हेवी एक्सरसाइज है वहाँ हो सकता है। या फिर अगर रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, कोई ऐसा रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जहाँ पे ऑक्सीजन ही कम हो रहा है, बिकॉज रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, ऑक्सीजन का ही लेवल कम हो रहा है, तो फिर लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है। इसका सीवियर फॉर्म हो सकता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसको मेजर हार्ट अटैक बोलते हैं। या फिर दूसरा है ऑक्सीजन डेप्थ। तो ठीक है, लैक्टिक एसिडोसिस में बस इतना ही याद रखना है कि जब एनाएरोबिक कंडीशन है, जब एनाएरोबिक कंडीशन है, ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो पाइरुवेट जो बना ग्लाइकोलाइसिस में, ये बन जाएगा लैक्टेट में। और लैक्टेट जनरली ऐसा होता है कब है? एक्सरसाइज और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में। अगला एक और अलग इम्पॉर्टेंट है, जो कैंसर सेल होते हैं, जो कैंसर सेल्स होते हैं वो ज़्यादा ग्लाइकोलाइसिस करते हैं, इंक्रीज्ड रेट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। मतलब अगर पूछा जाए कि कैंसरस सेल में और नॉर्मल सेल में कौन ज़्यादा ग्लाइकोलाइसिस करता है, तो कैंसरस सेल ज़्यादा ग्लाइकोलाइसिस करता है। एक छोटा सा पॉइंट था ये रिमेंबर करने के लिए। अगला फिर हम लोग आते हैं कि लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन क्या होता है, मीन्स हम क्या बात कर रहे हैं कि ये देखिए, ये सेल है, इस सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया है,
और ये पूरा साइटोप्लाज्म है। ग्लाइकोलाइसिस पूरे साइटोप्लाज्म में हो रहा है, पूरे में ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, तो यहाँ पे पायरुविक एसिड बन गया। लेकिन इस पायरुविक एसिड को अब जाना है इस माइटोकॉन्ड्रिया में, मतलब पायरुविक एसिड जो पूरे साइटोप्लाज्म में था ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, बट माइटोकॉन्ड्रिया में आगे का रिएक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन है तो ये उनमें तो बात होगी नहीं, जो जिनके पास ऑक्सीजन नहीं है उनमें ये बात कर नहीं सकते, इसीलिए जिनके पास ऑक्सीजन नहीं है वो पायरुविक एसिड डायरेक्ट लैक्टेट में बन जाता है और यहाँ पे एक NaDH2 यूज हो जाता है और बन जाता है Na+। अब देखिए मैं यहीं पे कैलकुलेट करके बताता हूँ। देखिए जो पायरुविक एसिड है, अगर हमने एक ग्लूकोज लिया है तो एक ग्लूकोज से हमें 2 पायरुविक एसिड बने थे, तो जब 2 पायरुविक एसिड बनेंगे तो 2 लैक्टेट भी बनेंगे, तो 2 NaDH2 खत्म हो जाएगा और यही 2 NaDH वो था जो ग्लाइकोलाइसिस में बना था। मतलब ग्लाइकोलाइसिस में हमें टोटल 2 ATP 2 NaDH2 भी मिला था, लेकिन अगर ये एनारोबिक कंडीशन है तो एनारोबिक कंडीशन में ये NaDH2 यहीं यूज हो जाता है, Na+ बन जाता है और लैक्टेट बन जाता है। तो फाइनली एनारोबिक कंडीशन में क्या हमें एक्सेक्ट गेन हुआ, तो सिर्फ 2 ATP का। तो एनारोबिक कंडीशन में सिर्फ 2 ATP का गेन हुआ क्योंकि जो NaDH2 बना था वो वहीं ख़त्म हो गया। बट जो एरोबिक कंडीशन है, एरोबिक कंडीशन में ऐसा नहीं होगा, 2 ATP तो स्टोर रहेगा, ये लैक्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा और ये पायरुविक एसिड यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में और जो NaDH2 है उसको भी माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाकर और इससे फिर ATP का प्रोडक्शन हो जाएगा। इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो देख लेते हैं कि एक NaDH2 ओल्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये 3 ATP बनाता है, लेकिन न्यू कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये 2.5 ATP बनाता है। तो अगर टोटल गेन की हम लोग बात करें पूरे ग्लाइकोलाइसिस में तो वो है 2 ATP डायरेक्ट गेन, जिसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं, प्लस बट ये एरोबिक है, ये एरोबिक है, प्लस ये 2.5 ATP। अब इसमें भी 2 अलग साइकिल्स हैं, वो उसको अपन बाद में बात करेंगे, बट अगर हम लोग यहाँ मानकर चले कि NaDH2 से 2.5 ATP नए कॉन्सेप्ट के हिसाब से बनता है तो 5 ATP यहाँ से भी बनते हैं क्योंकि 2 NaDH2 बना, तो टोटल 7 है। और अगर ओल्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलें तो ये 2 + 6 हो जाएगा, तो 8 ATP नेट गेन हो जाएगा। डायरेक्ट गेन 2 का था, ये पूछा जाता है कि डायरेक्ट गेन कितना, तो सिर्फ जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा वही काम आएगा और ये बाद में इसको अपन अलग से डिटेल में पढ़ेंगे कि ये 5 ATP कैसे आया। ठीक है, तो ये यहाँ तक ख़त्म हो चुका है। हमें अभी तक टोटल क्या मिल चुका है, हमें अभी तक पायरुविक एसिड मिला है 2, पायरुविक एसिड मिला है 2। अब हमें इस पायरुविक एसिड को क्या करना है, अब इसको लेकर जाना है माइटोकॉन्ड्रिया में और वहाँ पर आगे का रिएक्शन होगा जिसके बाद उसे बोलते हैं लिंक रिएक्शन। मतलब पायरुविक एसिड को हम बनाने जा रहे हैं, ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, इससे हम बनाने जा रहे हैं 2 कार्बन के कंपाउंड में, उसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो लिंक रिएक्शन क्या है, लिंक रिएक्शन है पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनना, यही है लिंक रिएक्शन। बीच में जो एंजाइम यूज होता है PDH, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, वो हम लोग आगे अभी इसको डिटेल में यहाँ पे देखते हैं। देखिए जो पायरुविक एसिड है
जो पायरुविक एसिड है ये बन जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट है 5 इसके कोएंजाइम्स हैं। कोएंजाइम्स या फिर आप कोफैक्टर्स बोल दीजिए, कोफैक्टर्स, ये 5 ये इम्पोर्टेंट हैं। ये है टीपीपी, एनएडी खुद, एक एफएडी है और कोएंजाइम, और एक है लाइपोअमाइड। अगर डिटेल में पूछा जाएगा तो फिर ये 5 कोएंजाइम्स भी पूछे जा सकते हैं। ये 5 कोएंजाइम्स किस एंजाइम के हैं, तो ये पीडीएच मतलब पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ये पीडीएच बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ये लिंक रिएक्शन का एंजाइम है पीडीएच, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। इसके 5 कोएंजाइम या कोफैक्टर्स होते हैं। अब देखिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें ये 3 कार्बन का है और ये 2 कार्बन का है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन पायरुविक एसिड का, और यहाँ से एक CO2 निकल जाएगा। डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। एक NAD प्लस से एक NADH2 बन जाएगा। बस आप इतना याद रखिए कि NAD से NADH2 बन जाएगा। मैंने बताया इसका होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका। तो रिडक्शन किसका होगा, रिडक्शन इसका हो रहा है, इसको हाइड्रोजन मिल रहा है तो ये बन जा रहा है यूं, और इसमें से हटाया जा रहा है CO2 एक। तो अभी तक हमारा एक्चुअल लॉस एक CO2 का हुआ है। मतलब एक ग्लूकोज से चले थे जो कि 6 कार्बन का था, इससे अभी तक सिर्फ स्प्लिटिंग हुई थी 3x2। 3 कार्बन का जो पायरुविक एसिड था, 2 पायरुविक एसिड बने थे, मतलब अभी तक कोई लॉस नहीं हुआ था। बट एक्चुअली लॉस अब हुआ है पहली बार जब ये एसिटाइल कोएंजाइम ये हुआ है, ये हवा में चला गया है तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बना है। अभी यहाँ पे एक CO2 का लॉस हुआ। अब क्योंकि ये 2 थे तो एक्चुअल में हमारे पास ये 2 से लेकर चले थे, तो ये 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा। तो फाइनली हमारे पास 2 CO2, एक ग्लूकोज से 2 निकल चुका है। अब हमारे पास बस 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बचा है, जिसको टोटल करें तो ये 2 कार्बन का खुद है। तो अब हमारे पास 4 कार्बन बचा हुआ है, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब बहुत इम्पॉर्टेंट TCA साइकिल या फिर जिसे बोलते हैं हम क्रेब साइकिल, उसमें चला जाएगा। अब ये क्रेब साइकिल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। इस वीडियो का समरी यही है कि इस वीडियो में जो हमने पढ़ा, जो ग्लाइकोलाइसिस में हमें मिला था 2 पायरुविक एसिड, अगर एनारोबिक कंडीशन है तो वो बन जाएगा लैक्टेट, और ज़्यादा बिल्कुल ऑक्सीजन है ही नहीं तो वो लैक्टेट से बन जाएगा, फिर लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा, जैसे कि हेवी एक्सरसाइजेज में हो जाता है। कैंसर सेल में ज़्यादा ग्लाइकोलाइसिस होता है, इंक्रीज रेट हो जाता है। जो पायरुविक एसिड बना एनारोबिक कंडीशन अगर रहा तो उसका NADH2, मैंने बताया कि उसका NADH2 NAD प्लस को रीजनरेट करने में चला जाता है। ये NAD प्लस को रीजनरेट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये NAD प्लस जो है यही वापस जाएगा, तो फिर ये ग्लाइकोलाइसिस को कंटिन्यू रख पाएगा। ये ग्लाइकोलाइसिस में चला जाएगा वापस, तभी तो वहाँ से फिर वापस से 2 NADH2 बनेगा, फिर NAD प्लस होगा। ये साइकिल कंप्लीट करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए यहाँ पे पूछा जाता है कि जो NADH2 है वो जो एनारोबिक कंडीशन है वहाँ क्या काम आता है, तो वो NAD प्लस को रीजनरेट करने में काम आता है। ये इसीलिए रिएक्शन होता है। अगला ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन तो फिर ये लिंक रिएक्शन हो जाएगा जहाँ पे पायरुविक एसिड बन जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम में, और अब एक्चुअल में CO2 का एक कार्बन का लॉस हुआ है। टोटल मिला के अब तक 2 कार्बन का लॉस हो चुका है।
तो हम लोग अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। लिंक रिएक्शन में हमें क्या मिला, एक NaDH2 मिला बस। तो अभी तक हमारे पास टोटल हो चुका है पूरे ग्लाइकोलाइसिस में मिल चुका है। अगर ओल्ड और न्यू अलग अलग कर लेते हैं, यहाँ पे ओल्ड यहाँ पे न्यू, ग्लाइकोलाइसिस अब तक 8 ATP मिल चुका है और इससे 7 मिल चुका है। और यहाँ पे अगर लिंक रिएक्शन की बात करें तो लिंक रिएक्शन में एक NaDH2 मतलब 3 मिलेगा और यहाँ पे 2.5 मिलेगा। तो ये अभी तक का टोटल का कैलकुलेशन है। ठीक, क्रेब्स साइकिल फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको डील करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। हैव ए नाइस डे।